चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हमने मैथ्स पेडागोजी के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट से, जिसका नाम है हिंदी पेडागोजी, है ना। इससे पहले हम मैथ्स पेडागोजी पढ़े थे, तो अब हम हिंदी पेडागोजी पढ़ेंगे। तो हिंदी पेडागोजी में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हिंदी, तो हिंदी क्या है, हमारी एक भाषा है ना। हम बोलते हैं ना कि हम हिंदी में बात करते हैं, कि इंग्लिश में बात करते हैं, कि उर्दू में है, कि मराठी में है ना। तो ये सारी चीजें तो हम हिंदी पेडागोजी पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले शब्द आता है हमारा भाषा, है ना। तो भाषा से रिलेटेड क्या क्या है ये हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भाषा की उत्पत्ति धातु, मतलब भाषा जो है वो किस धातु से उत्पत्ति, मतलब उसकी जो उत्पत्ति वो कौन सी धातु से हुई थी, तो भाष धातु से हुई थी, है ना। ये हमको याद रखना है, इसी से ही ये भाष से ही क्या बना है, भाषा बना है ना। अब यहाँ पे देखते हैं भाषा क्या है हमारा, तो ये बोला है विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं, है ना। क्योंकि हम बोल पा रहे हैं, हम ऐसा भाषा बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रही हूँ उसको आप समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसको मैं समझ रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे के विचारों को, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं, किसमें आपको अच्छा लग रहा है, तो ये सारी चीजें हम एक दूसरे को बोल के बता सकते हैं ना। जानवर कहाँ एक दूसरे को बोल के बता सकते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं हम लोग को सब चीज सेम ही लगता है ना। चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, जिसका भी आप सुन लो, वो अपने अपने को वैसा बोल के नहीं बता सकते, अपनी भावनाओं को वैसे व्यक्त नहीं कर सकते जितने अच्छे तरीके से इंसान कर सकता है ना, किससे, भाषा के माध्यम से। अब यहाँ पे देखते हैं भाषा है क्या। तो भाषा क्या है, शब्दों व वाक्यों का समूह होता है ना। शब्द मतलब जो एक एक छोटा छोटा रहता है, जैसे कि भाषा ये एक शब्द हो गया, आरंभ ये एक शब्द हो गया, जन्म ये एक शब्द हो गया, है ना। और वाक्य मतलब सेंटेंस, पूरा एक लाइन, है ना। मैं खाना खा लिया, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, है ना। तो ये पूरा एक एक सेंटेंस हो गया, पूरा एक वाक्य हो गया। अब भाषा मतलब जो शब्द है वो कोई भी एक शब्द, मतलब एक मात्र इसको बस उठा लो, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है ना। तो यही शब्द, बहुत सारे शब्द मिलके ही पूरे एक वाक्य बनाते हैं, है ना। जैसे ये शब्द, ये शब्द, ये सब अलग अलग शब्द मिलके एक पूरा वाक्य बना दिया, है ना। तो यही शब्द और यही वाक्य मिलके मतलब शब्द और वाक्य का समूह, इसी का ग्रुप ही हमारा क्या है, भाषा, है ना। भाषा जो क्या है वो शब्दों व वाक्यों का समूह होता है। अब यहाँ पे देखते हैं भाषा का आरंभ जन्म से ही होता है ना। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, आगे होता है वो सबको नहीं लिखी हूँ। यहाँ पे क्या लिखी हूँ मैं, भाषा का आरंभ जन्म से ही होता है। जैसे कि बच्चा जैसे जन्म लेता है तो छोटा है, तो सब उससे आके बात करते हैं, वो क्या है सबसे पहले सुनता है ना। अरे मेरे से कौन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कि बच्चे को कैसे याद हो जाता है कि उसका नाम ये है ना। डग्गू, बग्गू, बबलू, छोटू, मोटू, ये सब बोलते हैं ना हम छोटे बच्चे को। तो वो कैसे उसको पता चल जाता है कि अरे मेरा नाम यही है, क्योंकि बार बार हम उसको एक ही शब्द को वो बच्चे के कान में डालते हैं, है ना। तो बच्चा बार बार उसको सुनता है तो वो फ्रेंडली हो जाता है उस शब्द से, है ना। फिर उसको समझ में आता है, अरे ये लोग यही को मेरे लिए ही यूज करते हैं उसको, मतलब ये मेरा ही नाम हो गया, है ना। ऐसे वो समझ जाते हैं बच्चे लोग, कह रहे ये लोग तो मेरे को ही बोल रहे हैं। फिर बच्चा क्या है, उधर रिस्पॉन्स करने लगता है, उन लोग को देखने लगता है ना। तो यही है कि भाषा का जो आरंभ है वो जन्म से ही होता है ना। फिर वो जैसे ही छोटा है, छोटे से बड़ा होते जाता है, तो वो धीरे धीरे खुद ब खुद सब कुछ देख के अपने वातावरण से वो क्या करता है, अर्जित करने लगता है उसको, है ना, सीखने लगता है, अर्जन होता है उसके भाषा का। अब यहाँ पे देखते हैं संप्रेषण। संप्रेषण मतलब वही आदान प्रदान का माध्यम, है ना। हमारी विचारों और भावनाओं को हम क्या करते हैं, आदान प्रदान, है ना, अपना फीलिंग जो है वो शेयर करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, हम भाषा के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो संप्रेषण का मतलब क्या है, आदान प्रदान या क्या करना, कम्युनिकेट करना, है ना, बात करना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम जैसा बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या, भाषा का रूप या उसका आयाम, इसमें दो शब्द यूज हो सकता है, या तो इसका रूप करके बोलेगा या तो इसका आयाम बोलेगा, है ना। तो हमको उसका दोनों शब्द को याद रखना है। अगर भाषा का रूप पूछेगा तो हमको बताना है कि भाषा का रूप कितना है, 3 प्रकार है उसके, ठीक है। या उसके भाषा का आयाम पूछेगा तो कितने आयाम है उसके, 3 आयाम है। कौन कौन से हैं वो 3 आयाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता ही है ना। तो उसको हमको ध्यान में रखना है। तो भाषा का रूप या आयाम कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है। हमको नाम से ही पता चल रहा है मौखिक। मौखिक मतलब क्या होता है, ओरल, है ना, मतलब जिसको हम बोल के बताते हैं, बोल के हम बोलते हैं, वो हो गया। लिखित, लिखित मतलब लिखित रूप में, जैसे कि हम अपना बात किसी को चिट्ठी पत्र लिख के भेजते थे ना पहले जमाने में। अभी तो जैसे अभी व्हाट्सएप ही ले लो, व्हाट्सएप में हमको अपना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी को कुछ देना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मोबाइल में हमने टेक्स्ट करके हम उसको भेज दिया, है ना। हम उसको टाइप करके भेज दिया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया। जैसे कि हमारा ही ग्रुप बना हुआ है अभी सीटेट का, है ना। तो मेरे को कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना रहता है आप लोगों को, तो मैं उसमें ही आपको मैसेज करके भेजती हूँ, तो मैं लिख के भेजती हूँ उसको, है ना। तो लिखने का तरीका है। जैसे मौखिक, मैं अभी बोल रही हूँ और मैं जो बोल रही हूँ उसको आप लोग समझ रहे हो, वो मेरे बोला हुआ है ना। तो ये मौखिक
और ये लिखित लिख के बताने वाला सांकेतिक। सांकेतिक मतलब वो एक्शन के द्वारा बताना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और दिख रहे होंगे, यहाँ पे ग्रीन पेन में मैं लिखी हूँ, मौखिक जो है वो अस्थायी रहता है, लिखित जो है वो क्या रहता है, स्थायी रहता है। अब वो कैसे होता है ये मैं बताती हूँ आपको। मौखिक अस्थायी, ठीक है। मौखिक अस्थायी है मतलब क्या है, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कि मैं आपको मुंह से ही बोल दी कि अरे कल भी मैं क्लास लेती हूँ, हो सकता है तो कल मैं क्लास ले लूंगी, बोलने में क्या जा रहा है ना, एक दूसरे को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो उस चीज को मैं बोल दी, लेकिन अगर मैं कल क्लास नहीं भी लूंगी तो उसका क्या प्रूफ है कि कल मैंने ऐसा बोला था, है ना। आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का, है ना। सेम वैसे ही जैसे आप किसी चीज, आप किसी को पैसा दिए, मान लीजिए आप किसी को उधार पैसा दे दिए, मान लीजिए 5,000 दे दिए, है ना। और आप सिर्फ मुंह में ही बात किए हैं, है ना, सिर्फ आप बोले हैं कि ये देखो मैंने तुमको अपना 5,000 दिया है तो मुझे लौटा देना। मान लो सामने वाला इंसान आपको वो पैसा नहीं लौटाए, आपके पास तो कुछ है नहीं उसका प्रूफ, तो आप कैसे बताओगे। वो तो बोल देगा अरे ये तो झूठ बोल रही, मैं तो इसे पैसा ही नहीं लिया हूँ, कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास। तो मौखिक वाला जो रहता है वो अस्थायी रहता है, इसका कोई प्रूफ है ही नहीं, क्योंकि मुंह से बोला हुआ है। मुंह से बोला हुआ सामने वाला कभी भी पलट सकता है अपने बात से, है ना। जो चीज बोला वो जरूरी नहीं वो चीज को वो कर देगा, है ना। ये होता है अस्थायी। और सेम वैसे लिखित, लिखित जो है वो स्थायी होता है। जैसे कि लिखित स्थायी कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई घर का, आप कहीं घर ले रहे हैं या कहीं जमीन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें कुछ कुछ लिखा रहता है ना, उसमें किसके नाम से लिखा रहा है वो लिखे रहते हैं, उसमें आपका साइन लगता है, तो वो लिखित रूप में है आपके पास, तो वो क्या है, वो स्थायी है, वो हमको पता है ये हमारा घर है, कल को आके हमको वहां से कोई नहीं निकाल सकता, है ना। जैसे कि शादी होता है तो कोर्ट मैरिज करते हैं, है ना, या मैरिज सर्टिफिकेट, जिन लोग नॉर्मल जैसे हम लोग सब शादी करते हैं मंदिर में या पंडित जी को घर में बुला के हम शादी करवाते हैं, कोई भवन में शादी करवाते हैं, उसके बावजूद हम क्या करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं, क्योंकि आज के दिन में मैरिज सर्टिफिकेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या लगता है, उसमें भी साइन लगता है ना। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा शादी किया जिसमें सिर्फ दो लोग हैं, किसी और का कोई प्रूफ नहीं है, तो अगर मान लो कहीं मतलब पत्नी अगर कहीं चले गई या भाग गई, या पति कहीं चला गया किसी को छोड़ के, अपनी पत्नी को, या लड़का लड़की छोड़ के चल दिया, या लड़की लड़के को छोड़ के चल दी, तो उसका कोई प्रूफ है ही नहीं, कैसे पता चलेगा कि ये शादी है। अब सिर्फ फोटो को दिखा के बोलेंगे कि अरे इन दोनों का शादी हो गया, तो भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी फोटोशॉप से एक दूसरे का फोटो को वहां पे क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। लेकिन जो कोर्ट वाला बात होता है, जो लिखित में जो चीज हमारे पास अवेलेबल होता है साइन के साथ, या कुछ भी चीज लिखा है, वो उसको, वो लिखा हुआ को हर किसी को मानना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, है ना। वहां पे जो लिखा हुआ है, तो लिखित जो है वो स्थायी रूप में रहता है हमेशा, है ना। उसी को आप किसी को उधार लिए, जैसे मान लीजिए बैंक से आप किसी चीज का लोन दिए, है ना, तो प्रॉपर आपको फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है कि मैंने इस चीज के लिए लोन लिया है, या उसमें साइन करना पड़ेगा, या उसमें पूरा आपको ब्याज सही देना पड़ेगा, या इतने साल या इतने महीने के लिए करना पड़ेगा, है ना। तो अब फिर आपको पता है भाई कि मैंने इसे यहाँ से लिया है, मेरे को इतने टाइम में इसको वापस करना है, और उस टाइम में अगर मैंने उसका वापस नहीं किया उसको उतना पैसा को, तो लोग आके मेरे घर से कुछ सामान उठा के लेके चले जाएंगे, या मेरे घर को ही ले लेंगे अगर आपने और ज्यादा पैसा लिया है तो, है ना। लेकिन आप वहां पे कुछ नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि वहां पे वो स्थायी रूप से है, वो लिखित रूप से है ना। तब ये आपको समझ में आ गया होगा, जो लिखित रूप से है वो स्थायी है, जो मौखिक है वो अस्थायी है। और सांकेतिक, सांकेतिक के लिए यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखा है, बच्चे का रोना सांकेतिक भाषा है। यहाँ पे देखिए, बच्चा इतना छोटा है, पैदा होते ही तो बोलना शुरू नहीं कर देता बच्चा, है ना। एक टाइम में धीरे धीरे जब वो बड़ा होते रहता है तब वो धीरे धीरे शब्दों को, वाक्यों को जोड़ के वहां पे बोलना सीखता है ना। लेकिन जब वो छोटा है तो वो संकेत करता है ना। जैसे बच्चे रोज रो रहे हैं मतलब वो संकेत कर रहा है क्या, या तो उसको भूख लगा है, या तो उसको किसी चीज से इरिटेशन हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, उसको ठंडी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, उसको भूख लग रहा है, उसको प्यास लग रहा है, उसको मच्छर काट दिया, तो हर चीज में बच्चा क्या कर रहा है, इतना छोटा तो वो सिर्फ रोना जानता है उस टाइम में, है ना। इसलिए वो क्या करता है, रोता है। तो फिर हम उसको सोचते हैं ये हो गया क्या, उसको वो हो गया करके, है ना। तो बच्चे का रोना क्या है, सांकेतिक भाषा है, वो हमको संकेत करता है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, चाहे वो खाना हो, पीना हो, सोना हो, रोना हो, है ना, जो भी हो। ठीक है, ये है। तो ये आपको समझ में आया, ये तीनों आप लोगों को, ये वाला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उतना ही सरल भी है, बस इसमें थोड़ा सा हमको समझना था। ये समझ में आ गया आपको, ये वाला मौखिक, लिखित और सांकेतिक वाला। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये मौखिक लिखित से रिलेटेड है कुछ कुछ और। सबसे ज्यादा मान्य क्या होता है, कौन सी भाषा होती है, लिखित भाषा, जो प्रूफ के साथ होती है ना। हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उसमें भी, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसमें भी हमको सर्टिफिकेट मिलता है अपना, हमने यहाँ पे 3 साल पढ़ा है, इस यूनिवर्सिटी से हमने अपना क्या बोलते हैं, बीएससी कंप्लीट किया है या बीएड कंप्लीट किया है ना। तो जो भी है ऐसा हम करते हैं, क्योंकि वो लिखित रूप में रहता है तो प्रूफ के साथ रहता है हमारे पास। अब यहाँ पे देखते हैं भाषा का प्रारंभिक रूप। प्रारंभिक रूप मौखिक रूप होता है, जैसे कि बच्चा,
बच्चा जब छोटा है फिर धीरे धीरे बोलना सीख रहा है तो मौखिक रूप से ही पहले बोल रहा है, ये तो नहीं है डायरेक्ट वो पहले लिख लिया कि मम्मी पापा, पहले लिख रहा है फिर बोल रहा है, ऐसा नहीं है। पहले वो बोलता है, थोड़ा और बड़ा होता है तब हम उसको लिखना सिखाते हैं, है ना। तो उसका जो प्रारंभिक रूप है, पहले का रूप है बच्चे का, मतलब भाषा का जो रूप है, भाषा का जो प्रारंभिक रूप है वो क्या है, मौखिक है ना। भाषा में सबसे पहले क्या आएगा समझ लीजिए, मौखिक आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हमारा जो भाषा है उसका कौन सी लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है ना। हमारा जो भाषा है वो हमको पता होना चाहिए कौन सी लिपि में लिखा गया है, देवनागरी। तो सेम वैसे यहाँ पे बोला भाषा की अपनी लिपि होती है, हर एक भाषा की अपनी अपनी कुछ लिपि होती है। लिपि मतलब उसका स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक भाषा की दो लिपियां हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एक भाषा, जैसे मान लीजिए हमारा हिंदी भाषा है, उसको देवनागरी लिपि में भी लिखे हैं, और कोई और लिपि होगा उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अपना उसको लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा को। अब यहाँ पे देखिए वही चीज यहाँ पे बोला गया है, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। उर्दू है उसको देवनागरी लिपि में लिख दिए, है ना। और क्या बोलते हैं उसको, संस्कृत भाषा में लिख दिए, इस टाइप का है ना, कि कोई भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। इसको हमको इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ये हमको ध्यान में रखना है, ये लिपि वाला, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं टोटल, 22 भाषाएं हैं। कौन से वाली सूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 343 एक ब्रैकेट में लिखा है एक, है ना। और उसमें क्या बताया गया है, ये हिंदी, है ना, ये हिंदी भाषा के बारे में बात किया गया। और हिंदी भाषा को क्या बोलते हैं, ये राजभाषा, ये राष्ट्रभाषा नहीं है ना। ये राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्र मतलब ये हमारा ऑल ओवर इंडिया आ गया, है ना, राष्ट्र का। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे राजभाषा बोला है तो हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी जो है वो राजभाषा है और हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है अभी तक का, ठीक है। हिंदी हमारी राजभाषा है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो इतने में आपको कहीं कोई डाउट तो नहीं है, जितना अभी तक मैं पढ़ाई आपको, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, भाषा की परिभाषा। अब यहाँ पे देखिए, भाषा की परिभाषा मतलब ये सब के अनुसार भाषा का क्या मतलब है, वो क्या होता है, ये हम देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे है गांधी जी के अनुसार। गांधी जी के अनुसार भाषा की परिभाषा क्या है, देखते हैं हम। मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना शिशु के लिए माँ का दूध, है ना। इसको, ये जो लाइन है उसको किसने दिया है, गांधी जी ने दिया है ना, जो कि एकदम सही बात है। मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है, मतलब हमको अपना मातृभाषा, अपना मदर टंग जो हमको बोलना है, जैसे हमारा जो हिंदी हो गया है ना, हमारा मातृभाषा हिंदी है। कई लोगों को हिंदी नहीं आता, सिर्फ छत्तीसगढ़ी आता, तो उन लोग का मातृभाषा छत्तीसगढ़ी हो गया, है ना। तो वो सोचते भी वही भाषा में है ना। जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं, जिस भाषा से वो फ्रेंडली है, तो कुछ भी चीज अगर वो मन में सोच रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, तो वही भाषा में सोचता है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, उनके मानसिक विकास के लिए। और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना एक शिशु के लिए, जितना एक बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है तो उसको सिर्फ अपनी माँ का दूध ही उसको क्या कर सकता है, उसको पालन पोषण करता है, वही समझ लीजिए, है ना। क्योंकि उसको तुरंत हम लोग खाना कुछ खिला नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है उसको किसने दिया है, गांधी जी ने दिया है। तो इसको हमको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, वही स्टेटमेंट दे देता है और पूछता है ये किसके अनुसार है, बताइए ये स्टेटमेंट को किसने दिया था, है ना, कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं बर्ट के अनुसार। बर्ट के अनुसार क्या है, यहाँ पे देखते हैं, भाषा विहीन व्यक्ति, भाषा विहीन मतलब भाषा के बिना, है ना, भाषा नहीं है वहां पे, समझ लीजिए, भाषा जिसको नहीं आता। भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन ही नहीं बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं। हम गुस्से में हैं, या हम बहुत ज्यादा खुश हैं, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, ये सारी चीजें हमको किससे हम व्यक्त कर सकते हैं, किसी दूसरे को हम अपने भाव के माध्यम से, अपने भाषा के माध्यम से। अगर हमारे पास भाषा ही नहीं है, भाषा विहीन है हम, तो हम क्या है, बुद्धिहीन ही नहीं मतलब अगर हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ अच्छा आइडिया हम है देना चाह रहे हैं किसी और को, लेकिन हमारे पास वो कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास वो वर्ड, वो सेंटेंस ही नहीं आ रहा है हमको, है ना। तो हम दूसरे को कैसे कुछ बताएंगे, तो सामने वाला हमको बेवकूफ ही समझेगा ना, बुद्धिहीन ही समझेगा और भावहीन भी हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे उसमें कोई फीलिंग्स भी नहीं है, ऐसा समझा जाता है उसको। ये बर्ट के अनुसार था। अब यहाँ पे तीसरा देखते हैं, प्लेटो के अनुसार क्या बोल रहा है। विचार आत्मा की मुख बातें हैं, लेकिन जब यह होठों से ध्वन्यात्मक रूप ले तो यह भाषा है। इसका मतलब क्या है, विचार आत्मा की मुख बातें हैं। मुख बातें मतलब
अंदर की बात, मुख मतलब बिना बोले, है ना, बिना बोले मतलब मन में, अंदर में, बड़बड़ाना भी नहीं ना, बड़बड़ाने में हमारा लिपसिंग होता है, लेकिन ये आत्मा की मुख बात है, मतलब हम अंदर में बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे मुंह से बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विचार मतलब हम अपने अंदर अंदर मन में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं या कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, है ना। तो यही बोला, विचार आत्मा की मुख बात है, लेकिन जब यहाँ होठों से, लेकिन अगर वही विचार जो हम सोच रहे हैं उसको हम होठों से, मतलब हमारे होठ से जब वो बाहर ध्वनि के माध्यम से निकलती है, ध्वनि का रूप लेके बाहर निकलती है, तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक है, ये किसने दिया है, प्लेटो ने दिया है, तो हमको ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं स्वीट के अनुसार, स्वीट के अनुसार क्या बोला है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम में से, वही अपने भाषा, भाषा के माध्यम से अपना विचार हम सोच रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरे को अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना, अभिव्यक्ति का माध्यम है। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार क्या है, यहाँ देखते हैं, भाषा एक प्रकार से विचार आनंदमय तंत्र, धनात्मक स्वरूप एवं हृदय की झनकार है, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है, या आदान प्रदान है, ठीक है, यहाँ होता है लिख लेती हूँ मैं, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। यहाँ देखिए, हम हिंदी में बहुत बार सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़े हुए हैं, है ना। वो कवि हैं, लेखक हैं, मतलब बहुत सारे कवि और लेखक का नाम हम हिंदी में पढ़े हैं ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमेशा इसी टाइप का ही कुछ बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आनंदमय तंत्र, धनात्मक स्वरूप एवं हृदय की झनकार, जहां इस टाइप का दिखाई देगा वहां, अब ये सब चीज को तो गांधी जी, प्लेटो जी ये सब तो नहीं बोलेंगे, ये सबको कोई इस टाइप के लेखक या कवि ही बोल सकते हैं, है ना। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का हम कैसे याद रखेंगे, जहां पे थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा सा रिलेट करके किसी चीज को बताए, है ना। तो आनंदमय तंत्र, धनात्मक स्वरूप एवं हृदय की झनकार, इससे हमको याद रखना है, वो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। स्वीट से हमको क्या याद रखना है, स्वीट का शॉर्ट ट्रिक हम कैसे कर सकते हैं, स्वीट मतलब क्यूट सा, छोटा, है ना, इसको कुछ बहुत अच्छा है उसको हम बोल देते हैं, अरे आप बहुत स्वीट हो, ये हम बोलते हैं ना। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, स्वीट मतलब छोटा, मतलब ये भी छोटा है, देखिए ये भी छोटे ले में छोटा लिखा हुआ है ना, एकदम कम लिखा हुआ है, तो हम उसको वैसे याद कर सकते हैं। प्लेटो से हम क्या याद रखेंगे, दो चीज याद रखेंगे, कि वो जो मन में जो हम बातें बोलते हैं वही चीज अगर हमारे होठ से बाहर निकलता है तो वो भाषा है, हम ऐसे याद रखेंगे प्लेटो को। बर्ड को कैसे याद रखेंगे, सिर्फ वही वाला बुद्धिहीन भाव है, दो से हम याद रखेंगे बर्ड को, बुद्धिहीन भाव है, ठीक है। और गांधी जी का माँ का दूध और बच्चा वाला हम याद रखेंगे, है ना। तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट एक एक वर्ड को हम लेके हम उसको याद कर सकते हैं कि कौन किसके अनुसार है ना। क्योंकि इसको ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, बस एक एक वर्ड को हमको अपने ध्यान में रखना है और उसको इससे रिलेट करना है कि कौन से वैज्ञानिक के अनुसार ये चीज को बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, समन्वयकारी उपागम भाषा है, ये भी हमको याद रखना है, समन्वयकारी उपागम क्या है, तो भाषा है, ये हमको याद रखना है ना। समन्वयकारी उपागम क्या है, भाषा। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या है, सामंजस्य होना, है ना, इसका मतलब होता है सामंजस्य होना, इसलिए मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दी हूँ, भाषा व्यवहार का संसाधन है। अब आपका भाषा अच्छा है, आप अच्छे से बोलना चाह रहे हो, आप अच्छे से व्यवहार करोगे, आप अपने शब्दों को पिरो के अच्छे से बोलोगे, अच्छे से बात करोगे, तो आपका व्यवहार भी वहां से अच्छा रहेगा, है ना। तो व्यवहार का संसाधन क्या है, यहाँ पे भाषा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं, ठीक है, फिर ओवर करते हैं आज का क्लास।